बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण सभ खां पहिरियों ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जो स्क्वाड अनाउंस थियो आहे। टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट श्रीलंका, 2 टेस्ट मैचूं आहिनि, हुनजे लाइ जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे हुन में कहिड़ा कहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके इन थिया आहिनि ऐं कहिड़ा प्लेयर आहिनि जेके आउट थिया आहिनि, हुन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन खां अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जेको चेयरमैन आहे नजम सेठी ऐं ज़का अशरफ, ॿई आम्हूं साम्हूं आहिनि ऐं 20 तारीख़ ते ख़बर पइजी वेंदी त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नओं चेयरमैन केरु थींदो, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हुन खां अलावा एशिज़ जे हवाले सां थोरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान में नओं बॉलिंग कोच आयो आहे मार्न मोर्किल, हुन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। न त ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे जावेद इकबाल साहब, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद। सर, सबसे पहले बताइएगा, ये जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें जाहिद महमूद भी नहीं है, शाहनवाज दहानी भी ड्रॉप हो गए, कामरान गुलाम नहीं है, उसके अलावा आबिद अली जब वो बाहर हो गए थे उसके बाद उसका टीम में कमबैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास है जो काउंटी में परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी टीम का हिस्सा नहीं है। तो जो प्लेयर एक बार ड्रॉप हो जाते हैं उनका दोबारा कमबैक करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? कैसा लगता है सबसे पहले स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है? देखिए जमशेद, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब हो रही है। जिसको मोहम्मद रिजवान पसंद करते हैं वो टीम में आ जाता है, जिसको बाबर आजम पसंद करते हैं वो टीम में आ जाता है। मैं तो हैरान हूँ कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आपने टीम में शामिल किए, नोमान अली और मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज पर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है बाबर आजम का। और फिर यासिर शाह को ड्रॉप कर दिया गया। 244 टेस्ट विकेटें थी और यासिर शाह तजुर्बाकार थे। गुज़िश्ता दौरे में उन्होंने एक अच्छी बेहतर कारकर्दगी पेश की थी। हसन अली, क्योंकि दोस्ती है उनकी बाबर आजम से, तो हसन अली जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गए, टेस्ट टीम का। हालांकि जब गुज़िश्ता साल जुलाई में हसन अली ने यहीं पर जो श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैचेस खेले थे उस वक्त उनकी कारकर्दगी बड़ी ही मायूस कुन रही थी, और उसके बावजूद हसन अली को शामिल करना मेरी समझ से बाहर है कि हसन अली को किस खुशी में इन्होंने शामिल किया। अगर आप देखें हसन अली की कारकर्दगी, तो गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचों में सिर्फ उन्होंने 8 विकेटें हासिल की और जो 2 टेस्ट उन्होंने खेले थे उसमें 3 विकेटें ली थी गुज़िश्ता साल गॉल में। तो उनको किस बेसिस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया गया है, ये तो कोई सेलेक्टर से पूछे। फिर इसके अलावा आप देखें यासिर शाह ने जो है वो 244 टेस्ट विकेटें हासिल की है, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यासिर शाह और फवाद आलम, इनका क्रिकेट कैरियर खत्म हो गया। उमैर बिन यूसुफ, कराची का बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन, जिम्बाब्वे में उसने बड़े रन किए, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। 4 ओपनर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, अब्दुल्ला शफीक, उसके अलावा शान मसूद, इमामुल हक और उसके अलावा मोहम्मद हुरैरा जो शोएब मलिक के भांजे। तो समझ में नहीं आता, हारून रशीद साहब की उम्र 70 बरस हो गई है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लगता है नौकरी से उनको ज्यादा अजीज है, पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल उन्हें अजीज नहीं है। और फिर वो ये कहते हैं कि फलाने को मौका मिलेगा, धमाके को मौका मिलेगा। ये सब नौकरी करने वाले लोग हैं। और आपने जिस तरह शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद की बात की, जाहिद महमूद को तो लगता है अब किस्से पारीना बना दिए गए, क्योंकि अब अबरार अहमद भी आ गए और जब यासिर शाह को ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर जाहिद महमूद का अब चांस मुश्किल ही नजर आता है। ये अलग बात है कि उनके सर पर टेस्ट की कैप सज गई है। शाहनवाज दहानी का ट्वीट आपने देखा होगा कि 825 दिन वो बड़े मायूस हैं, लेकिन मैं समझता हूँ शाहनवाज दहानी टैलेंटेड है, उनमें बहुत टैलेंट है, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जिस तरह वो कभी अपनी सेल्फी बना रहे हैं, कभी किसी के साथ तस्वीर भेज रहे हैं, कभी किसी को सर्व कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। ही हैज कम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। पहले टीम में अपनी जगह पक्की करे, उसके बाद ये सब चीजें अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल में जो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड था ना, जो कि अनप्रोफेशनल टाइप का एटीट्यूड, उसकी वजह से भी वो ड्रॉप हुए, लेकिन उनके साथ भी सरासर ज्यादती की गई है। हैदराबाद का मोहम्मद हसनैन तेज तरीन बॉलर था, जिसने बिग बैश में बड़ी अच्छी तेज गेंदें की थी, वो कहाँ है? तो इसका मतलब है कि ये अपनी पसंद नापसंद पर टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। और जमशेद, सबसे अहम बात वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को एज अ वाइस कैप्टन टीम में रखा गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है। मजबूर है ये सरफराज ने, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो ये मजबूर है, सरफराज को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये क्या करेंगे, सरफराज अहमद से कीपिंग कराएंगे और मोहम्मद रिजवान क्योंकि नायब कप्तान है उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, उनको एज अ बैट्समैन टीम में शामिल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्ती यारी, पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम मुंतखब की जा रही है, और मुझे तो नहीं लगता कि मेरिट की बुनियाद पर टीम का इंतखाब हुआ है। सर, क्या लगता है सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान, आपने कहा ये दोनों एक साथ खेल सकते हैं, प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, तो क्या इन दोनों के अगर ये दोनों खेलेंगे तो फिर क्या सऊद शकील हमें प्लेइंग 11 में नजर आएंगे?
शकील को इन्हें खिलाना पड़ेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस सऊद शकील ने दी है ना। अब आप देखें ना, ओपन में तो आपके पास है ना इमामुल हक है, और इमामुल हक के साथ दूसरा ओपनर जो है वो अब्दुल्ला शफीक भी हो सकता है, शान मसूद भी हो सकता है, या हो सकता है ये अबू मोहम्मद हुरैरा को ये चांस दे दे। फिर बाबर आजम है। फिर उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की इस टीम पर नजर डालें जमशेद, तो इस पाकिस्तान की टीम में मिडिल ऑर्डर पर अगर आप नजर डालें तो आपको मिडिल ऑर्डर में कौन नजर आएगा? सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और फिर सरफराज अहमद, और 4 ओपनर्स आपने रखे हुए अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और उसके अलावा शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम बैट्समैनों के साथ जाएंगे, ऑलराउंडर जैसे ये चांस दे सकते हैं आमिर जमाल को जो कि मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, लेकिन क्या हसन अली पर प्रेफरेंस देंगे आमिर जमाल को, ये भी सोचना होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर डिस्कशन हो सकता है। सर पीसीबी के अगले चेयरमैन कौन बनने जा रहे हैं? ज़का अशरफ भी मैदान में आ गए हैं, फिर नजम सेठी हैं, वो रोजाना मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ से। क्या लगता है नेक्स्ट चेयरमैन कौन होंगे? देखिए, नए चेयरमैन ये बात तो तय है कि ज़का अशरफ होंगे। कल मेरी बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर एहसानुर रहमान मज़ारी से बात हुई, तो उन्होंने कहा 20 तारीख का इंतजार करें, 20 तारीख को इनका टेन्योर खत्म होगा, एहसान मज़ारी जो है वो नाम वजीर आजम को भेजेंगे। तो इस बात के कभी इम्कान है। और नजम सेठी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से 2-3 दिन पहले गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली, लेकिन उसके बावजूद जो है वो, चूंकि जहां पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आ गई। आपको याद होगा कि तारिक मलिक जो नादरा के चेयरमैन थे, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि वो हटे, लेकिन नून लीग अड़ गई। उन्होंने कहा कि जी वजारत दाखिला हमारी है, राना सनाउल्लाह की, तो इसलिए हमारी मर्जी, हम जिसको चाहे लगाएं। तो फिर पीपल्स पार्टी ने यहाँ ये कहा कि बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत चूंकि हमारी है और क्रिकेट बोर्ड उसके अंडर आता है, तो हम जिसको चाहे लगाएं। तो इसलिए उन्होंने ज़का अशरफ का नाम दिया। ज़का अशरफ के कभी इम्कानात है, लेकिन अगर आप उन दोनों का कंपैरिजन करें, ज़का अशरफ को तो 1 साल 7 महीने काम के मिले, नजम सेठी साहब तीसरी बारी ले रहे थे। नजम सेठी साहब के डुबोने में उन लोगों ने रोल प्ले किया है कि जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार थे और इनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे थे। मेरी मुराद शकील शेख से है, जो अपने आप को डिफेक्टिव चेयरमैन समझ बैठे थे। तो नजम सेठी साहब ने काम अच्छे किए, नो डाउट। 2016 में पहला पीएसएल जो उन्होंने शुरू किया, मैं खुद था दुबई में, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान का ब्रांड बन जाएगा। फिर नजम सेठी ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, नो डाउट इन दैट। फिर नजम सेठी ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को पाकिस्तान लाने में, जब कोई नहीं आ रहा था, एक हवा का पहला झोंका साबित हुआ, वो लोग आए। तो मैं समझता हूँ सर मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, अगर चेयरमैन बनने के ऊपर इतनी सियासत हो रही है तो फिर जो पाकिस्तान टीम है उसमें से फिर सियासत क्यों नहीं होगी? अगर चेयरमैन के नाम पर इतनी सियासत हो रही है तो पाकिस्तान टीम में तो शुरू से सियासत हो रही है। तो जब 2013 में नजम सेठी साहब चेयरमैन बने पीसीबी के, तो उन्होंने तब्दीली की, वरना 1948 से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजूद में आया था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेटर्न इन चीफ जो थे वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन नजम सेठी साहब ने ये जवाब बनाते हुए कि नवाज शरीफ साहब में एक फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, तो उनको क्रिकेट का शौक है, तो उन्होंने कहा पेटर्न जो है वजीर आजम होना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, वो पेटर्न बन गए, उन्होंने नजम सेठी को लगाया। फिर अब आप देखेंगे जब इमरान खान की हुकूमत आई, तो इमरान खान ने अपने बंदे को लगाया, एहसान मानी को पहले और फिर रमीज राजा को। तो अब ये सियासत तो इन्वॉल्व हो गई है ना। आप क्यों वजीर आजम को बनाते हैं? सदर मुमलिकत तो न्यूट्रल होते हैं, आप सदर मुमलिकत को रहने देते। तो खुद अपने पैरों पे हम कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद दावत देते हैं कि आए सियासत करें। जब सियासत होगी तो फिर इसी तरह की चीजें होंगी। सर आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, उस पे बहुत सारी खुशियां मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस मिले हैं, उस पर भी हम खुश हो रहे हैं। क्या ये वाकई हमें इस पे खुश होना चाहिए या फिर अफसोस करना चाहिए कि हमारा जो एशिया कप जिसकी मेजबानी हमें मिलनी थी वो श्रीलंका शिफ्ट हो गया है? वो जो कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो अब्दुल्ला दीवाने की तरह हम लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैच ही मिले और भारत की हर बात तस्लीम दी है। भारत ने कहा हम पाकिस्तान में आकर नहीं खेलेंगे, नहीं खेल रहे। भारत ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के मैचेस श्रीलंका में होंगे, पाकिस्तान चाहता था यूएई में हो, नहीं हुए, श्रीलंका में हो रहे। फिर भारत ने हर बात मनवाई है और 4 मैच दे दिए पाकिस्तान को के, उसके बदले भारत को ये अश्योरेंस मिली है ना कि पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप हो रहा है अक्टूबर में, वो भारत जाकर खेलेगा। अब आप आईसीसी का चालाकीपन देखिए, आईसीसी की, कि उन्होंने पाकिस्तान का मैच चेन्नई में अफगानिस्तान से रखा है, जहाँ की विकेट स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार होती है और अफगानिस्तान के पास टॉप क्लास स्पिनर्स मौजूद है। तो इसका मतलब है आईसीसी भी जो है ना, उसका झुकाव भारत की तरफ है। अब एक मैच पर ले दे हो रही है कि 15 अक्टूबर को जो पाकिस्तान का भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच है वो कहाँ हो। भारत की क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि वो मैच
नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता। ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है जमशेद, और यहाँ 1,32,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। और ये बात तय है कि अगर पाकिस्तान भारत अहमदाबाद में खेलते तो खचाखच भरा होगा स्टेडियम। तो वहां पर अभी आईपीएल के मैचेस में नट बोल्ट्स मारे गए थे प्लेयर्स को, तो वहां पाकिस्तान ने तहफुजात का इजहार किया है। लेकिन अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान कितना स्टैंड करता है। लेकिन मेरी जाती राय में हाइब्रिड मॉडल जो था उससे पाकिस्तान को फायदा नहीं हुआ, उससे फायदा हुआ भारत को, उससे फायदा हुआ श्रीलंका को। अब यहाँ देखिए गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कौन मैच देखने आएगा? अफगानिस्तान श्रीलंका, अफगानिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश श्रीलंका, पाकिस्तान नेपाल, ये 4 मैचेज हैं, इनका क्या फायदा है? लेकिन वो यही है कि हम शायद ये सोच रहे हैं कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे यहाँ होना है, तो अगर हाइब्रिड मॉडल में हम कुछ टीमों को बुला लेते हैं तो अच्छी बात होगी। लेकिन कुछ टीमों को क्यों? इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया नहीं आई है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड नहीं आई है, इंग्लैंड आई है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, सारी टीमें आ चुकी है सिवाय भारत के। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत को थोड़ी जीत मिली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा बैकफुट पर आया है। अब देखें कि आगे क्या होता है हाइब्रिड मॉडल के बाद। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। जावेद इकबाल साहब असां सां गॾु स्टूडियो मौजूद आहे। सर, मिर्ज़ा इकबाल बेग सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी रही पाकिस्तान और जो श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज होने जा रहे हैं उसके हवाले से जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप इस स्क्वाड को? बहुत शुक्रिया जमशेद। देखें, स्क्वाड तो मुतवाज़िन बनाया है, सिर्फ थोड़ा सा 1-2 बंदों का है। जैसे मिर्ज़ा इकबाल साहब कह रहे थे हसन अली के बारे में, हसन अली की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। हसन अली ने काउंटी में परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, कोई 350 स्कोर किए वहाँ पे। हाँ, तो वो एज ए बॉलर उसको सिलेक्ट किया है, एज ए बैट्समैन सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन में उसका बॉल स्विंग होता है, लेकिन हमारे मैचेस श्रीलंका में, तो वही तो कह रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान में लास्ट टाइम उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, इस वजह से आउट हुआ था। जैसे इकबाल बेग ने कहा, वो दोस्ती की बुनियाद पर ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लिया। असल सिर्फ आमिर जमाल है, आमिर जमाल को बिल्कुल सिलेक्ट किया क्योंकि उसने पाकिस्तान शाइन सही किया है उन्होंने सिलेक्ट। आमिर जमाल को बिल्कुल सही किया, ऑलराउंडर है, एज ए ऑलराउंडर खेलेगा, बिल्कुल बैट्समैन है वो। आगे आपके देखे फ्यूचर के प्लान पे जाए, आगे एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। ऑलराउंडर पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपको प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए, प्रॉपर बैट्समैन चाहिए? प्रॉपर फास्ट बॉलर है, लेकिन मुश्किल वक्त में लड़का बैटिंग भी करता है। उसके स्कोर कार्ड उठाकर देख लें डोमेस्टिक के, तो कंटिन्यू बॉल तो वो करता है लेकिन बैटिंग भी करता है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि उसे बिल्कुल सही लिया टेस्ट मैचेस में। श्रीलंका में वो आपको रिजल्ट देगा। सिर्फ मैन जो है अब्बास, जो टेस्ट का बॉलर था वो अब्बास था, काउंटी में कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है। श्रीलंका की विकेटों पे भी उसने स्विंग करनी थी बॉल। ये हसन अली की जगह जो है ना अब्बास को होना चाहिए। तो बिल्कुल हसन अली तो समझ में ना आने वाली, हो सकता है कि दोस्ती और फिर आगे ये चाह रहे हैं कि हसन अली जो है रिदम में वापस आ जाए। हमें एशिया कप 2-3 ऐसे नाम हैं जो कि ड्रॉप हुए हैं, क्या ये कभी कमबैक कर पाएंगे? जाहिद महमूद, उसके अलावा कामरान गुलाम है, वो डोमेस्टिक के बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है। शाहनवाज दानी है, मोहम्मद अब्बास है। शाहनवाज दानी ने एक ट्वीट भी किया था, अभी उन्होंने डिलीट कर दिया है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने भी बात की कि उन्होंने 865 दिन या 825 दिन लिखे कि मतलब मैं सिलेक्ट हुआ, खेला नहीं और फिर नए लड़के आ गए, फिर इस तरीके का वो ट्वीट किया था उन्होंने। तो वो मिर्ज़ा इकबाल बेग ने धानी के बारे में तो सबको बता दिया, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है वो कितना उसका फोकस है बॉलिंग पे, कितना फोकस है उसका अदर एक्टिविटीज पर। तो ये चीजें बहुत सारी बातें, वो सारी बातें हो चुकी हैं। जाहिद महमूद और कामरान गुलाम के हवाले से सिर्फ कामरान गुलाम है, ये लड़का कमबैक कर सकता है। जाहिद महमूद का भी एज के हिसाब से जो है कैरियर इख्तिताम की तरफ जा रहा है। जिस तरीके से उसको 2 टेस्ट खिलाते हैं फिर उसके बाद रेस्ट दे देते हैं। और यासिर अली को देखे ना, किसी गिनती में नहीं लिया यासिर अली को। आपका मैन बॉलर था वो टेस्ट मैचेस का, उसके एक रिकॉर्ड पे विकेटें देखें और स्पिन ट्रैक पे आपने यासिर अली को जो है इग्नोर किया। यासिर शाह को इग्नोर करके नुमान अली को आपने खिला दिया। नुमान अली ओवर एज हो गया है, ठीक है, वो बॉलिंग अच्छी करता, ओवर एज हो गया। अब आपको चाहिए कि जो आपके पास जनरेशन है, जो बैटरी आपके पास स्पिनर्स की आ रही, आप उन्हें आप एक तो खास उसमें अबरार अहमद जो है, अबरार मिस्ट्री बॉलर है, एक खास जो मेहरान मुमताज लड़का था जो पाकिस्तान शाइन्स के साथ जिम्बाब्वे का दौरा कर आया। 4 फर्स्ट क्लास 4 रोजा मैचेस में उसने 2 मैचेस में उसने 4 रोजा मैच में 15 विकेटें ली हैं, उसने आउट करके आपको दिए। उस पर तो किसी का मकसद दिमाग में ही नहीं आ रहा कि मेहरान मुमताज कहाँ है। अच्छा, 4 ओपनर हमने सिलेक्ट किए हैं, शान मसूद, इमाम उल हक, अब्दुल्ला, शफीक, मोहम्मद हुरैरा। कौन से ऐसे ओपनर होंगे जो खेलेंगे प्लेइंग 11 में? प्लेइंग 11 में आपको पता वही खेलेंगे जो खेलते आ रहे हैं। इमाम उल हक हो गया, इमाम उल हक के साथ वो अपना फखर हो गया, ये 2 हैं।
अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक हो गया। टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक है, बस ये दो ओपनर खेलेंगे। उसके बाद आपका कप्तान आ जाता है। कप्तान के बाद देखिए एक जगह सिर्फ खाली बख्ती या शान मसूद को ले लें या किसी और पे, नहीं तो फिर सरफराज और रिजवान है, इन्हीं पे ही जाएंगे। क्या सरफराज और रिजवान दोनों प्लेइंग 11 में हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस तरीके से बनाया गया है वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान को, तो कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि कोई ना कोई चालाकी की जा रही है सरफराज को बाहर करने के। लेकिन सरफराज अहमद जो है वो लास्ट जो सीरीज़ खेले उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज़ थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिसमें 3 से 50 थी, 1 सेंचुरी थी। जमशेद, ये मजबूरी बन गई थी सिलेक्शन कमेटी की, सरफराज की जो परफॉर्मेंस है उसको लेना ही लेना था, उसको खिलाना था। है कि मजबूरी बन गई थी? बिल्कुल मजबूरी। परफॉर्मर हैं तो आपको पता है, फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी इकबाल भाई से भी कि क्या सियासत, उसको छोड़ दें, उसमें ना जाएं। मैं तो ये देख रहा था कि वाइस कप्तान जो है वो सरफराज अहमद को अनाउंस होना चाहिए था, जितना तजर्बा उसके पास। लास्ट जो 2 टेस्ट गुजरे हैं रिजवान के, उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, वो ड्रॉप इसी बिना पर हुए थे। इसके बाद जब सरफराज को चांस मिला उसने इंप्रूव करके दिया, उसने आपको टेस्ट बचा कर दिए और बेहतरीन इनिंग्स खेल कर दी। तो मैं ये जो नायब कप्तान था ना, देखिए ये जोरी जबरदस्ती का नायब कप्तान रिजवान को बनवाया गया है, समझे। नायब कप्तान जब था वो सरफराज अहमद ही चार बन रहा था, लेकिन आपने उसको बना दिया। अच्छा, टेस्ट सीरीज के हट के थोड़ी बात करते हैं। ज़का अशरफ और नजम सेठी आमने सामने। इकबाल बेग साहब ने तो कहा कि ज़का अशरफ बनने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई अब वही आएंगे? बिल्कुल, ये आएंगे तो वो तो 110% जो है ना ज़का अशरफ साहब ही आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इकबाल बेग ने बता दिया कि जिसके पास जो वज़ारत है। सेठी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो चाहेंगे वो आएंगे। तो वो देखें, वो जैसे इकबाल भाई ने बता दिया ना, जिस तरह चेयरमैन नादरा का हुआ, इसी तरह जिसके पास जो वजारत है और जो उसमें अंडर में आता है वही उसको सिलेक्ट करेगा। सियासत नहीं होनी चाहिए चेयरमैन के इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हमें टेलीफोन लाइन पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अरफा फेरोज ज़की, उन्होंने ज्वाइन किया है। अरफा, अस्सलाम वालेकुम। सर, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के हवाले से, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्या लगता है सही स्क्वाड है जो प्लेयर्स है उनको चुना गया है, या फिर कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम का हिस्सा होना चाहिए थे, जिनमें जाहिद महमूद भी हैं, शाहनवाज दहानी भी हैं, फिर मोहम्मद अब्बास पहले पाकिस्तान के टेस्ट टीम का हिस्सा थे, वो अचानक गायब हो गए हैं, फिर टीम में कमबैक करना उनका मुश्किल हो गया है। आबिद अली थोड़े से बीमार हुए थे, फिर वो बाहर हो गए, फिर अब उनकी भी वापसी मुमकिन नहीं। क्या लगता है कि ये टेस्ट स्क्वाड आपके हिसाब से क्या सही सिलेक्ट किया गया है? देख, कमोबेश जो स्क्वाड हुआ है हमारे सिलेक्ट, उसमें ऑलमोस्ट नाम तो वही हैं जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट बात होती है, जैसे कि आपने नाम लिया है जाहिद महमूद का। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है जब भी मैं उनका एक कैरियर देखता हूँ, क्योंकि जब वो मंजर आम पे आए थे तो बहुत ज्यादा एक बूम उठा था कि यार इतनी बड़ी लेग स्पिन करने वाला कोई लेग स्पिनर हमारे पास आए। शेन वॉर्न से उनको जो है वो सोशल मीडिया पे एक तरह से तजवीज़ दी जा रही थी, लेकिन फिर उनका आप इंटरनेशनल कैरियर देखें तो T20 में आए, 1-2 मैच खिलाए फिर बाहर कर दिया, वनडे में लाए फिर बाहर कर दिया, टेस्ट में भी लाए तो टेस्ट में बिना खिलाए बाहर कर दिया। ये उनकी बात समझ नहीं आती। इवन कि PSL में भी उनको उस तरह से मुकम्मल चांसेस नहीं दिए गए। लेकिन ये जब बात आई कि खिलाड़ी की जब उनको बेहतर मौके नहीं मिलते, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं मिलते, तो फिर एट दी एंड जो है वो जहां एक खिलाड़ी का जो है नुकसान होता है वहीं पाकिस्तान क्रिकेट का भी नुकसान होता है। अब सिर्फ अगर हम अपने आप को खुद को अगर जाहिद महमूद की जगह रखकर देखें तो उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इस टाइम का होगा, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गिर गया होगा। तो थोड़ा सा ये चीज क्वेश्चनेबल है। बाकी आपने स्क्वाड की बात की है, हसन अली को मैं थोड़ा सा इस पे जरूर फेवर करूंगा कि उनको इंक्लूड किया है तो वो पिचेस और जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की उनको देखते हुए किया, क्योंकि कोलंबो गाल में अगर आप देखें तो वहाँ समंदर के किनारे ये जो है ग्राउंड है और वहाँ हवा भी चलती है, सी ब्रीज होगी, तो वहाँ रिवर्स स्विंग जब लेटर पार्ट ऑफ द गेम में रिवर्स स्विंग का जो है वो काफी एलिमेंट जो है वो फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि हसन अली लाइन एंड लेंथ पे काफी अच्छी बॉलिंग कराते हैं और रिवर्स स्विंग का भी आर्ट उन्हें आता है। तो वो चीज उन्हें जो है वो पाकिस्तान को हेल्प एक्सपीरियंस देंगे। नोमान एक्सपीरियंस है, माइक डेटा लेन और कहते हैं साथ में और स्पिनर पाकिस्तान के पास अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से श्रीलंका में अगर आपको 20 विकेट लेनी है तो आपके स्पिनर्स जो हैं उनको बिल्कुल टॉप ऑफ द टोज रहना पड़ेगा। क्या कहेंगे, हम बात कर रहे थे ये जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है,
इस पे सिर्फ पाकिस्तान को 4 मैचेस ही मिले हैं, लेकिन इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जैसे पूरा जो है एशिया कप वो हमें उसकी मेजबानी जो पहले मिली हुई थी वो ही मिली हो। क्या कहेंगे? देखिए, हमें ना थोड़ा सा रियलिस्टिकली इस पे जो है वो सोचना पड़ेगा। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीसीसीआई इस टाइम सुपर वन और जो कहते हैं ना सुपर पावर का इस टाइम जो है वो डिपिक्शन अपनी कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में। और बीइंग पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, कितनी जो हमारी जो एक क्रिकेट है वो भी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। बिग 3 की हम लोग बात करते थे, लेकिन इस टाइम जब वो बिग 1 है और वो बीसी से आया है। करंटली इन सिचुएशंस में अगर आप देखें कि पाकिस्तान का प्रपोज करना हाइब्रिड मॉडल और फिर वो एक्सेप्ट हो जाना, देखिए एक तरफ ये था कि पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट ही ना करता और हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट ही ना होता। तो अगर दूसरी तरफ अगर हमें 4 मैचेस मिले हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। 4 नहीं बल्कि 5 मैचेस हमें तो है वो मिलने वाले हैं। सुपर 4 का भी हमें मिलने वाला है। तो कुछ ना इससे बेहतर है कि हमारे पास जो वो कुछ आ रहा है। इसी तरह बेबी स्टेप्स ही होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि देखें ये सिर्फ हाइब्रिड मॉडल जो है वो एशिया कप ही तक ही जाए तो भी लगाकर दूर तक देखा जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो शेड्यूल है वो भी पाकिस्तान में है। अगर अभी हाइब्रिड मॉडल स्टेप ना होता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो है बीसी कोई भी सुपर पावर तब की जो होती एक्सेप्ट हुआ जो वो ना जो पूरा मुकम्मल तौर पे जो वो एक न्यूट्रल करा दें। हाइब्रिड मॉडल पर एक्सेप्ट हुआ था, अब हम चैंपियंस ट्रॉफी जो वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। तो इस तरह ये बेबी स्टेप्स होते हैं। हम लोग बीसीसीआई या वर्ल्ड क्रिकेट अरफा, मैं आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करूंगा। इसकी क्या गारंटी है अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे होने जा रहा है भारत की वजह से, तो क्या गारंटी है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी 2025 में तब क्या भारत ये चाल नहीं चलेगा? देखिए, ये आप लिख कर ले लें, अभी लिख कर आप रख लें कि बीसीसीआई तब भी जो है वो सिक्योरिटी खदशात कहेगा, तब भी कहेगा कि जी बायलैटरल सीरीज जो है वो नहीं चल रही तो हम लोग नहीं आते, हम लोग टूर नहीं करते, तो इसलिए हमें जो है वो खदशा है। तब भी बीसीसीआई अपना ये मौकफ रखेगा। लेकिन बात होती है सारी डिप्लोमेटिक वे में उसको डील किस तरह करना है। उसको प्लेटफॉर्म पर जो एक होता है जो आईसीसी का तब होगा उस पर बैठकर किस तरह उसको डील करना है। तो जब ये एसीसी का मामला है, जब ये एशिया कप का बात आएगी कि जी हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब सक्सेसफुली कंडक्ट करा लिया है, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी भी जो है हम लोग मुकम्मल तौर पे करवाना चाहते हैं। एक मौकफ तो अपना हम कम से कम रख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है अगर ये एशिया कप ना होता, हाइब्रिड मॉडल पर एक भी मैच ना होता, तो तब हमारे पास क्या केस होता? तब तो हमारे पास कोई भी केस ना होता। तो बेहतर है बेबी स्टेप्स लेकर एक हम लोग मौकफ तब रख सकेंगे कि जी एशिया कप हमने कराया तो हमें जब नहीं, ये भी तो हो सकता था ना, एशिया कप अगर हाइब्रिड मॉडल के बजाय पाकिस्तान कहीं और जो है करवाया जा रहा है तो पाकिस्तान शिरकत ही ना करता। तो अगर पाकिस्तान एशिया कप में ना होता तो फिर एशिया कप का मजा किरकिरा हो जाता, कोई भी एशिया कप ना देखता। अगर एशिया कप मुमकिन ही नहीं था पाकिस्तान के बगैर। देखिए, बात तो आपकी सी है कि एशिया कप अगर मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में नहीं हो रहा तो उसका मजा तो किरकिरा है। पाकिस्तान ने नेपाल के साथ खेलना है तो उसका क्या मजा आएगा, श्रीलंका ने बांग्लादेश के साथ खेलना तो उसका क्या मजा आएगा। मजा तो एशिया कप में जी एक ही मैच का, वो पाकिस्तान और इंडिया का है। वही मैच जब पाकिस्तान में नहीं होगा तो उसका उस तरह से मजा नहीं आएगा। लेकिन बात हुई है कि थोड़ी बहुत कभी जो है वो कड़वा घून भी जो है वो पीना पड़ता है, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ जो है वो रहना पड़ता है। बात एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल में हमने अपना मौकफ जो है वो लड़ा, ठीक है। हमें 4 मैचेस मिले हैं, 5 मैचेस मिले हैं, लेकिन कम से कम ये है कि हमारा इस तरह है कि मुकम्मल तौर पे जो टूर्नामेंट है वो बाहर नहीं गया। फिर गेट मनी के भी मामला होते हैं। और ये आप मैं दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बात एशियन क्रिकेट काउंसिल तक ही नहीं है, एशिया कप तक ही नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी तक भी जो है बात आएगी। तब आप देखिएगा कि तब जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग केस होगा। मिलता है नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग केस तब होगा हमारे पास। आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। जैसे ये सारी चीजें थी, हाइब्रिड मॉडल था, जो भी चीजें थी, जो भी डिस्कशन थे वो नजम सेठी साहब ने किए। अब नए चेयरमैन आने जा रहे हैं ज़का अशरफ साहब, तो क्या वो इन मामलात को फिर शुरू से देखेंगे या फिर ये जो मामलात जहां तक गए हैं उससे आगे से कंटिन्यू करेंगे? देखिए, हमारे ना क्रिकेट बोर्ड में यही बहुत एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं आती। हमें ये नहीं मालूम होता कि अगले दिन जो हमारे चेयरमैन कौन होगा। जो साबिक चेयरमैन थे रमीज रजा, उनका ये अपना बयान है कि जी मुझे तो नहीं पता था कि मुझे निकाल दिया, सुबह मैंने टीवी ऑन किया तो मुझे पता जी कि मुझे जो वो कुर्सी से बरतरफ कर दिया गया है। यही बात है। और अगर मैं आपको बताऊं कि हालात क्या चल रहे हैं, हालात नजम सीटिंग के लिए थोड़े से जो है वो मुश्किल हैं। और ज़का अशरफ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं कि वो पीसीबी की जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो क्लियर नहीं है कि कौन होता है। अभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नाम नॉमिनेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली उनका स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है,
जका अशरफ, नजम सेठी क्या होते हैं उस नॉमिनेशन में या नहीं होते। लेकिन ये बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है उसमें नुकसान हो, कंसिस्टेंसी जो है वो हमें नहीं मिलती। अब तब जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में कौन चेयरमैन होंगे अभी हमें मालूम नहीं, हमें तो ये नहीं मालूम कि अगले हफ्ते जो हमारे कौन चेयरमैन होंगे। तो यही थोड़ी सी पाकिस्तान क्रिकेट को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इस पर जरूर सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज जकी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर फिर वही बात कि क्या आपको लगता है कि जहाँ जो चीज़ें अभी हैंडल की हैं नजम सेठी साहब ने, जब नए चेयरमैन आएंगे फिर वो उन्हीं चीज़ों को शुरू से देखेंगे, फिर ये तो हमारा केस और मजबूत होने के बजाय और कमज़ोर पड़ जाएगा? यही मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमें ज़का अशरफ के आने पे कोई एतराज़ नहीं है। जो चीज़ें नजम सेठी ने की आईसीसी के साथ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, ये हाइब्रिड मॉडल जो है ऐसे नहीं तस्लीम किया गया। ये कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर हुए हैं। अंदरून खाना बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं और आईसीसी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कहने पे ही आईसीसी के चेयरमैन और सीईओ पाकिस्तान आए थे। ये सारी चीज़ें जो है ना अंदरून खाना तय हो चुकी हैं एशिया उसके चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से। अब ये चीज़ें अगर ज़का अशरफ साहब आते हैं जो मैंने अरफा से सवाल किया वही आपसे करूंगा कि अगर हमने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है तो भारत एक बार फिर चाहेगा 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में कि वो भी इसी तरीके से हो, 4 या 5 मैचेस अगर पाकिस्तान को मिले और वो भी कमज़ोर टीम में पाकिस्तान खेलने आए तो फिर कौन देखने जाएगा मैचेस, और फिर क्या फ़ायदा? अगर हमने आज हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी करना पड़ेगा। जमशेद, हाइब्रिड मॉडल जो है ना हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने दिया था वो इंडिया ने। देखें इंडिया ने अपनी मनमानी की कि हमने नहीं तो आना, दोबारा करेंगे फिर आपके नहीं। पास देखिए यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, आप सुने मेरी बात। ये जो आईसीसी चीफ आए थे, सीईओ आए थे, ये सारी चीजें तकरीबन नजम सेठी के साथ तय हो गई हैं। उन्हें कुछ नजर आ रहा था ना वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी तक की ये बातें, ये सारी अंदरून खाना हो चुकी हैं। ये कभी भी आगे चल के चैंपियन ट्रॉफी में जो है इंडिया ये चीज नहीं कर सकता था। ये सारी चीजें होने के बाद जो है ना एक्सेप्ट किया है। आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी में नजम सेठी नहीं रहेंगे, फिर आप क्या तो करेंगे? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, नजम सेठी ने जो बनाया था रोड मैप और अंदरून खाना जो टाइम बहुत कम है, ये सारी चीजों पर है। थोड़ी सी एशिज के हवाले से बात कर ले। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान टेस्ट खेलने जा रहा है श्रीलंका से, क्या एशिज में जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम टेस्ट खेल रही है पाकिस्तान इस तरीके से कभी टेस्ट खेल पाएगा? ये तो हमारी हिस्ट्री है, कभी भी ये बेसबॉल, ये तो वो मैकॉलम जब से आया है न्यूजीलैंड का विकेट कीपर बैट्समैन, उसने इंग्लैंड में ये इस्तेलाह बेसबॉल की पेश की है। पाकिस्तान तो इस पर कभी भी नहीं जाएगा। वो तो 200-250 रन। एशिज को कैसे देख रहे हैं? पहले दिन कौन सी टीम होती है कि पहले दिन ही इनिंग डिक्लेयर कर देती है, और इंग्लैंड ने ये किया पहले दिन ही इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। फिर इसमें वही मैकॉलम का किरदार आ जाता है जो उसने तेज क्रिकेट दे दी कि देखिए क्या ये स्मार्ट क्रिकेट है या फिर ओवर स्मार्ट हो गए थे? ये खतरा भी पड़ सकता था अगर थोड़ी सी लीड ले जाते ऑस्ट्रेलिया वाले, जो कि उन्होंने बिल्कुल 8 रन से ही कम पे आउट हुए हैं, लीड पूरी करने 7 रन का फर्क रह गया, 7 रन का डिफरेंस था। देखिए ये बेसबॉल कभी कभी चालाकियां गले में पड़ सकती है, बिल्कुल ज्यादा होशियारी जो है वो गले पड़ जाती है, लेकिन उन्हें अपने बॉलरों पर भी एतमाद है। जाहिर है उन्होंने एक फॉर्मेट बनाई है कि हमने एक दिन में ये कर लिया, अगर ये टारगेट हम अचीव कर लेते हैं। चैंपियनशिप जीती हुई है ऑस्ट्रेलिया ने, उनका मोराल बिल्कुल हाई है। वो मोराल तो हाई है, लेकिन देखिए अभी स्कोर दोनों ने बराबर बनाया है। लेकिन अगर ये बारिश की दखल अंदाजी ना होती तो आज ही आपको जो है ना उसका रिजल्ट मिल जाता। ये बेसबॉल से जिस तरीके से इंग्लैंड को मैकलम खिला रहा है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 7 रन पीछे रह गया है, तो इन्होंने फिर वही इनिंग्स खेलनी थी। देखिए अभी भी इनके 2 आउट हो गए 22 रन पर। कल जब खेल खत्म हुआ है, बारिश की वजह से डिस्टर्ब हुआ है थोड़ा सा मैच, तो ये मैच ऐसे ही चलेगा। अब जो है आप देखें इंग्लैंड हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, वहां ऐसे ही मैचेस चलेंगे। ये हम कभी भी नहीं सोच सकते बेसबॉल की तरफ जाना। हमने वही पुराना स्टाइल है, 90 ओवर एक दिन में खेलने, 250 पौने 300 रन बनाने और फिर अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। इसी में आकर जो है ना हम पीछे रह जाते हैं। हमें भी उसी क्रिकेट को अंदाज को अपनाना चाहिए। एशिया में आपको पता है टेस्ट सीरीज में लोगों ने आना क्यों कम कर दिया है? बोर होने लग पड़े लोग अब जो स्टेडियम में जाते हैं वो स्कोर देखना चाहते हैं, बैट्समैनों की बैटिंग देखना चाहते हैं। यही चीजें जो बाहर नजर आ रही है, ओडीआईज में भी नहीं आते। पाकिस्तान मॉर्ने मोरकल 6 माह के लिए कोच बनाए गए हैं पाकिस्तान के। मॉर्ने मोरकल का आना खुशाइंदा है क्योंकि वो बॉलर्स जो है ना हमारे, वो उनको बिल्कुल जो है ना तगड़ा कर देगा बॉलर। क्योंकि मॉर्ने मोरकल ने साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से अपनी बॉलिंग की थी और वो बॉलर्स पर नजर रखता है। बॉलिंग तो पाकिस्तान में शुएब अख्तर ने भी अच्छी की थी, उसको आप बना देते हैं।
सर हमारे जब से सेठी साहब हैं पाकिस्तानी तो कोई रखना ही नहीं है ना। वो कहते हैं ये सारे सिफारशी हैं, सिफारशियों पर चलाते हैं, बॉलर सिफारशों ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें नजम सेठी ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि पाकिस्तानी हम इसलिए कोच या स्टाफ नहीं ला रहे हैं कि वो जो है पर्चियाँ चल जाती हैं, उनकी पसंद के प्लेयर जो आ जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मिकी आर्थर को लाए, वो किसी की सिफारिश मानता नहीं। अब मिकी आर्थर और उनका जो स्टाफ है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है आखिर में नजम सेठी के जाने से। क्विकली प्रेडिक्शन कीजिएगा, अपने 2 टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, 2-0 से जीतेंगे, 2-0 से हारेंगे या फिर 1-1 से बराबर करके आएंगे, क्या लगता है आपको? क्विकली मुझे लग रहा है ये बराबर कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब हम प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। गुज़िरियल हाणे कराची जे हिकिड़े निजी होटल में हिकिड़ो इवेंट थियो स्पोर्ट्स फॉर ऑल तरफ़ां, जंहिंमें जेके रांदीगर आहिनि उन्हनि खे प्रोमोट करण लाइ उन्हनि खे इनामात विरहाया विया ऐं हुन में हिकिड़ो ओमान जो जेको जनरल काउंसलर हो हुनखे पिणु मदू कयो वियो। सभ सां पहिरियों ॾिसूं था उन हवाले सां हिकिड़ो पैकेज। स्पोर्ट्स फॉर ऑल जी सरपरस्ती हेठि टेली बेल प्रो स्पोर्ट्स एवार्ड्स जी तक़रीब कराची जे हिकु ख़ानगी होटल में मुनक़िद कई वई, जंहिंमें रांदियुनि जे शख़्सियतुनि ऐं रांदीगरनि वॾे अंग में शिरकत कई। स्पोर्ट्स फॉर ऑल पारां मुनक़िद कयल तक़रीब जो मेहमान ख़ासि ओमान जो जनरल काउंसलर इंजीनियर समी अब्दुल्ला हो, जॾहिं त ॿियनि महिमाननि में सिंध ओलंपिक एसोसिएशन जो जनरल सेक्रेटरी अहमद अली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कराची जो डायरेक्टर इमरान यूसुफ, कराची यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डायरेक्टर राशिद कुरैशी शामिल हुआ। रेहान हाशमी सां गॾु डायरेक्टर टेली बेल, हसीब बुखारी ऐं रांदीगरनि समेत एसोसिएशन सां लाॻापियल ॿियनि शख़्सियतुनि शिरकत कई। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बीइंग अ स्पॉन्सर हमने जैसे ही ये प्रपोजल सुना कि स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट वुमेन्स को अप्रिशिएट करना है और उनके लिए एक अवार्ड सेरेमनी करनी है, तो फौरी तौर पे जितने भी राइजिंग स्टार हैं या वो स्टार हैं जिन्होंने माजी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, हम उनको प्रॉपर अप्रिसिएशन के लिए हम लोग अपनी पूरी भरपूर जो है सपोर्ट करेंगे। नाम रोशन करने वाले बेशुमार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इमेज को डेवलप करने के लिए स्पोर्ट्स के ज़रिए किरदार अदा किया। वो तमाम लोग जिन्होंने उन नौजवानों की पजीराई की और वो तमाम खिलाड़ी के जिन्होंने मेडल्स हासिल किए, बेहतरीन पोजीशंस हासिल किए हैं, और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी में मुझे नज़र आए जो कि माजी में भी बेशुमार अवार्ड्स और सनदें लेते रहे हैं। इस प्रोग्राम के इनेकाद करने वालों को खराज तहसीन कि ऐसे दौर में कि जब लोग पाकिस्तान के इमेज को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रहे हैं, तो यही वो नौजवान हैं जो कि पाकिस्तान के नाम को बुलंद करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के। तकरीब में मुख्तलिफ रांदियुनि में बेहतरीन कारकर्दगी ॾेखारींदड़ रांदीगरनि खे एवार्ड्स पिणु ॾिना विया ऐं आख़िर में केक पिणु काटियो वियो। नाज़रीन, इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।